बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप आज जो रिकॉर्डिंग सुनने जा रहे हैं वो टेंसेस पर मुश्तमिल है। टेंसेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल में जो बातें याद रखने लायक हैं वो सिर्फ 3 हैं कि हम इसे रिपीटेड एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा इम्पेरेटिव्स के लिए। सबसे पहले मैं टेंसेस के अंदर इस्तेमाल होने वाली जितनी इसकी पॉसिबल वेरिएशंस हैं उनके बारे में ब्रीफिंग दूंगा और उसके बाद एक ओवरव्यू लेंगे और जिसमें हम ये देखेंगे कि जब हम सेंटेंस बना रहे होते हैं तो या तो वो एक्शंस के बनते हैं या फिर स्टेट्स के बनते हैं। प्रेजेंट सिंपल में रिपीटेड एक्शंस के हवाले से जैसे मैंने बताया आपको कि वो काम जो बार बार होते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल, आई डू माई वर्क, शी कम्स ऑन टाइम। एक बात साथ साथ ये भी जहन में रखें कि जब इसका सेंटेंस बनता है तो उसमें हम सब्जेक्ट और एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके अलावा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव बनाते वक्त आई, वी, यू और दे के साथ डोंट लगता है यानी डू नॉट, और ही, शी, इट और किसी नाम के साथ डज नॉट का इस्तेमाल या डजंट का इस्तेमाल होता है। और ये भी जहन में रखें कि अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर्स यानी ही, शी, इट या किसी नाम के साथ जब भी कोई एक्शन वर्ब लगाते हैं तो उसमें एस, ई, एस या आई, ई, एस का इजाफा होता है। ये बात भी हमें पता होनी चाहिए कि कब एस लगता है, कब ई, एस या कब आई, एस। जब हम कॉन्सोनेंट प्लस वाई पर अपना वर्ब ख़त्म करते हैं यानी कि वर्ब की स्पेलिंग में कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट से मुराद है ए, ई, आई, ओ, यू यानी वाउल जो है उसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट हैं, और अगर कॉन्सोनेंट के बराबर में वाई इस्तेमाल हम करते हैं तो उसकी स्पेलिंग के अंदर चेंज ये आता है कि वाई को आई में तब्दील करके उसमें ई, एस लगा दिया जाता है। जैसे फ्राई चेंज हो जाएगा फ्राइज में, फ्लाई इनटू फ्लाइज, क्राई क्राइज में तब्दील हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा इसका रूल ये है कि जब आपका वर्ब जो है वो डबल एस, डबल जेड, एक्स, सी एच या एस एच पर ख़त्म हो रहा हो तो आपने ई एस लगाना है। जैसे फिक्स तो फिक्सेस, एम आई डबल एस, मिस तो मिसेस। इसी तरह से पुश तो पुशेस, कैच कैचेस। तीसरी बात ये ध्यान में रखिए कि जब आपका वर्ब जो है वो कॉन्सोनेंट प्लस वाई पर ख़त्म ना हो रहा हो तब आपने उसमें, और दूसरा ये कि उस पर डबल एस, डबल जेड या सी एच या एस एच पर भी ख़त्म ना हो रहा हो तो उसमें सिंपली एस का इजाफा कर देना। जैसे स्टे, एस टी ए वाई। अब ये कॉन्सोनेंट वाई पर ख़त्म नहीं हो रहा है, ये वाउल और वाई पर ख़त्म हो रहा है, लिहाजा इसमें आई, ई, एस वाई को हटाकर नहीं लगेगा बल्कि सीधा सीधा एस लग जाएगा इसके साथ। तो ये स्टे जो है वो स्टेज में तब्दील हो जाएगा। फिर वर्क हो गया तो वर्क्स में तब्दील हो जाएगा। हम अब जितनी भी मिसालें बनाएंगे उन तमाम मिसालों में एस का इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे लीव, लीव्स हो जाएगा। अच्छा, शाउट, शाउट्स हो जाएगा। इन तमाम मिसालों में ना ही ये वर्ब कॉन्सोनेंट प्लस वाई पर ख़त्म हो रहे हैं, ना ही डबल एस, डबल जेड, एक्स, सी एच या एस एच पर ख़त्म हो रहे हैं। आखिरी इसका रूल जो है वो एक्सेप्शन है, यानी कि उसमें हम डू, डज में, गो, गोज़ में और हैव को हमेशा हैज़ में तब्दील करते हैं। इसके बाद आती है स्टेट। स्टेट की जब आप जुमले बनाएंगे तो जहन में रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद स्टेट वर्ब आता है इज़ एम आर, जो हमने इनिशियली पढ़ा था। इज़ एम आर के बराबर में अगर हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी देखते हैं तब वो हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं, और अगर इज़ एम आर के बाद हमारे पास कॉम्प्लीमेंट यानी नाउन या एडजेक्टिव या फिर दोनों आ रहे हों तो उस वक्त हम अपने इज़ या एम या आर को स्टेट वर्ब मानते हैं। जैसे शी इज़ इल, तो यहाँ पर इल जो है वो एडजेक्टिव है, लिहाजा इस इज़ को हम स्टेट वर्ब मानेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं मानेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के लिए शर्त ये कि इज़ एम आर के बाद एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आई एन जी लगा हुआ हो। जैसे आई एम रिकॉर्डिंग माई वॉइस, एम के बाद रिकॉर्ड में आई एन जी लगा हुआ है, लिहाजा एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा। फिर स्टेट के हवाले से एक छोटी सी बात और ये बताता चलूँ कि स्टेट 2 तरह की होती हैं। मिसाल के तौर पर हम एक स्टेट को एग्जिस्टिंग स्टेट कहते हैं, यानी वो हालत जो मौजूद हो यानी मौजूदा हालत, और जिसको हम ट्रांसलेट करते हैं बी से। बी का मतलब प्रेजेंट में इज़ एम आर, पास्ट में वॉज वर, और अगर हम उसकी थर्ड फॉर्म का तज़किरा करें तो वो बीन हो जाती है, जिसका इस्तेमाल हम परफेक्ट टेंसेस में करते हैं जब हमें बी की यानी इज़ एम आर की थर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, फिर जब हम चेंजिंग स्टेट की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि एक ऐसी हालत होती है जो कि मौजूद है और दूसरी ऐसी जिसमें हालत में तब्दीली आती है, यानी एक हालत से निकलकर इंसान दूसरी हालत में मुब्तला होता है।
ये कोई चीज़ एक हालत से निकल कर दूसरी हालत में मुब्तला होती है। जैसे आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, और ये जैसे एग्जिस्टिंग स्टेट थी, अब हम इसे जब चेंजिंग स्टेट में तब्दील करेंगे तो हम कहेंगे आई गेट टायर्ड। आई एम टायर्ड का नेगेटिव बनाएंगे आई एम नॉट टायर्ड, यानी मैं थका हुआ नहीं हूँ। और चेंजिंग में बनेगा आई डोंट गेट टायर्ड, मैं थकता नहीं हूँ। एम आई टायर्ड, क्या मैं थका हुआ हूँ। डू आई गेट टायर्ड, क्या मैं थक जाता हूँ। आंट आई टायर्ड या एम आई नॉट टायर्ड, क्या मैं थका हुआ नहीं हूँ। और डोंट आई गेट टायर्ड, क्या मैं थकता नहीं हूँ। अच्छा, स्टेट्स के इस पॉइंट के बाद हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें आप किसी को हुक्म देते हैं, जैसे कम हियर। इम्पेरेटिव के लफ्ज़ी मायने वेरी इंपॉर्टेंट के हैं, लेकिन इम्पेरेटिव में आप किसी को हुक्म देंगे, जैसे कहा कि कम हियर या कीप क्वाइट, कीप योर वॉइस लो डाउन। और किसी को मशवरा देंगे, जैसे ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। और नसीहत देंगे, यानी एडवाइस, जैसे ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। और हो सकता है कि हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे प्लीज़ इन्फॉर्म अस और प्लीज़ डू मी अ फेवर। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल के बाद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हम, अच्छा पहले मैं आपको सारे प्रेजेंट टेंसेस के ही बारे में ब्रीफिंग दूंगा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से मुराद ये कि कोई भी काम, इसकी 5 जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि पहली वेरिएशन ये है कि समथिंग इज़ हैपनिंग नाउ, यानी कोई काम अभी हो रहा है। फॉर्मूला इसका बहुत सिंपल है कि सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और आखिर में ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम रिकॉर्डिंग माई वॉइस। अच्छा, ज़ाहिर है जब हम एम का नेगेटिव बनाएंगे तो आई एम नॉट रिकॉर्डिंग माई वॉइस, एम आई रिकॉर्डिंग माई वॉइस, और एम आई नॉट रिकॉर्डिंग माई वॉइस, या आंट आई रिकॉर्डिंग माई वॉइस। दूसरी वेरिएशन इसकी ये है कि कोई भी काम जो आजकल हो रहा है, टेम्प्रेरी सिचुएशन, आजकल हो रहा है का मतलब थोड़े अरसे में होगा और ख़त्म हो जाएगा। जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 4 months, यानी मेरा प्रोग्राम ये कि मैं 4 महीने के लिए अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। डेफिनेटली इसके बाद ये पीरियड ख़त्म हो जाएगा, इसी वजह से इस वेरिएशन को टेम्प्रेरी सिचुएशन कहा जाता है। अच्छा, एक बात और ज़रूरी बताता चलूँ कि यहाँ हम फॉर जो लगा रहे हैं वो से के मायनों में नहीं, बल्कि के लिए के मायनों में, कि मैं ऐसा इतने अरसे के लिए कर रहा हूँ। बाज़ लोग ये समझते हैं कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यहाँ फॉर के अलावा सिंस की गुंजाइश भी है, जो कि गलत है। यहाँ सिंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिंस का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब आप प्रेजेंट को पास्ट से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं 2 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो हम कहेंगे आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years, या मैं सन 2002 से यहाँ काम कर रहा हूँ। तो यहाँ प्रेजेंट में तो कोई काम चल रहा है, लेकिन दर हकीकत पास्ट से स्टार्ट हुआ था, लिहाजा ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो हम इसको कहेंगे कि आई हैव बिन वर्किंग हेयर फॉर 2 years, या सिंस 2002, या जो भी टाइम पीरियड उसमें बताना चाहें आप, या कोई ख़ास मुद्दत बताना चाहें, या ये बताना चाहें कि किसी ख़ास वक्त से काम होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 1980 से यहाँ रह रहा हूँ, तो ज़ाहिर है कि ये काम अभी भी हो रहा है, लेकिन दर हकीकत माजी में शुरू हुआ था। तो इस वजह से हम इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में ट्रांसलेट करेंगे कि आई हैव बिन लिविंग हेयर सिंस 1980। अच्छा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में फिर अगली बात ये कि हम इसमें ज़रूरी नहीं है कि फॉर का इस्तेमाल करें। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं आजकल एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट नाउ डेज़, या दीज डेज़। अब यहाँ स्पीकर की चॉइस पर मुनहसर है कि वो ये बताए कि वो ये काम कितने अरसे के लिए कर रहा है, तो उसको सिर्फ एक चीज़ लगाने की इजाज़त है, और वो है फॉर, जो कि ये बताएगी कि वो कितने अरसे के लिए कोई काम कर रहा है। जैसे आई एम असिस्टिंग माई ब्रदर इन हिज वर्क फॉर अ वीक, इसका मतलब 1 हफ्ते तक मैं अपने भाई को असिस्ट करूँगा, उसकी मदद करूँगा उसके काम में, और उसके बाद वो चीज़, उसका टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पहली वेरिएशन कोई काम आप अभी कर रहे हैं, दूसरी वेरिएशन कोई काम आप आजकल कर रहे हैं जिसमें फॉर का इस्तेमाल ऑप्शनल है, चाहे तो लगाएं वरना ना लगाएं, लेकिन उसमें सिंस का इस्तेमाल नहीं होगा। तीसरी वेरिएशन ये है कि आप चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं कि कोई भी काम जो, या कोई भी चीज़ जो वक्त के साथ साथ तब्दील होती जा रही है। जैसे द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप। अच्छा, चेंजिंग सिचुएशंस के हवाले से एक बात ये भी ज़रूरी है कि हम ज़रूरी नहीं है कि चेंजिंग सिचुएशन में गेट लाजमी लगाएं। जब हम देखते हैं कि हमारे पास एक वर्ब ऐसा आ रहा है जो तब्दीली को
खुद ही जाहिर कर रहा है तो गेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो मैं ज़ाहिर है ये तो कहने से रहा कि आई एम ओल्डिंग, तो मैं ये कहूँगा कि आई एम गेटिंग ओल्ड। यहाँ गेट सपोर्ट करेगा इस बात को। अच्छा, फिर ऐसे कुछ और भी अल्फाज हैं जिनकी वजह से हम इम्प्रूव इसको डेवलपिंग सिचुएशंस को बता सकते हैं। जैसे शी इज़ इम्प्रूविंग हर स्पोकन स्किल्स, इसी तरह से द क्राइम रेट इज़ डिक्रीजिंग और इन स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग। तो इन तमाम मिसालों में कोई चीज़ वक्त के साथ साथ तब्दील हो रही है, उसमें कोई तब्दीली आ रही है। तो इस तब्दीली को हम अगर एक्शन वर्ब से देखें कि वो ज़ाहिर हो रही है तो फिर गेट लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। गेट हम उस वक्त लगाएंगे जब हमारे पास वर्ब ना हो। जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो मैं आई एम ओल्डिंग नहीं कह सकता था, ज़ाहिर है वो तो एडजेक्टिव है। तो हम उस सूरत में गेट को इस्तेमाल करके उसमें आईएनजी का इजाफा करते हैं। इसी तरह मैं थक रहा हूँ तो मैं आई एम टायर्डिंग नहीं कह सकता, तो मैं कहूँगा आई एम गेटिंग टायर्ड। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि तुम शर्मिंदा हो रहे हो तो यू आर एम्बेरसिंग। तो यहाँ प्रॉब्लम ये आती है, एम्बेरसिंग का मतलब या एम्बेरस का मतलब शर्मिंदा होना नहीं बल्कि करना है। लिहाजा ऐसे अल्फाज, यहाँ एक ट्रांजिटिव और अनट्रांजिटिव वर्ब की छोटी सी एक्सप्लेनेशन ये दे दूंगा मैं कि जो अल्फाज, जो एक्शन वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका असर ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, जो ऑब्जेक्ट पर असरअंदाज होते हैं, वो ट्रांजिटिव कहलाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। और इनका उलट वो होता है कि ऐसे वर्ब्स जो असरअंदाज हों बजाय ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट पर, यानी कि खुद ही अपने ऊपर ही इम्पेक्ट करें। जैसे आई स्लीप, मैं सोता हूँ, अब ज़ाहिर है कि स्लीप का असर उल्टा सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर नहीं। आई स्टैंड, आई सिट, आई लर्न, आई कुक, ये तमाम बातें ऐसी हैं जिनका असर सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। तो ये तमाम बातों में इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। लिहाजा ट्रांजिटिव वर्ब्स जब हम इस्तेमाल करें, ज़ाहिर है कि किसी सामने वाले शख्स ये चीज़ के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट पर असरअंदाज होता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट के बजाय हम पर असरअंदाज हो तो हम उससे पहले गेट लगाकर उस वर्ब को थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। और उस वक्त वो वर्ब जो थर्ड फॉर्म में तब्दील होता है, अगर उससे पहले हम जो, जैसे मैंने कहा कि गेट लगाते हैं, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव कहलाती है। जैसे आई एम्बेरस, मैं शर्मिंदा करता हूँ, लेकिन मैं शर्मिंदा होता हूँ तो हम कहेंगे आई गेट एम्बेरस्ड। आई इंसल्ट, मैं तजलील करता हूँ किसी की, तो अगर इसको यूँ कहें कि मेरी तजलील हो जाती है तो मैं कहूँगा आई गेट इंसल्टेड। इसी तरह आई इम्प्रेस यू, मैं आपको मुतासिर कर देता हूँ। अब मैं ये कहना अगर चाहूँ कि मैं मुतासिर हो जाता हूँ तो मैं कहूँगा आई गेट इम्प्रेस्ड। इसी तरह आई स्केयर यू, मैं तुम्हें डराता हूँ। और अगर ये कहना चाहूँ कि मैं डर जाता हूँ तो मैं कहूँगा आई गेट स्केयर्ड। अच्छा, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स जिनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर अगर इस्तेमाल करना चाहें तो हम उनको थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देते हैं, और वो उस वक्त थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि एडजेक्टिव कहलाती है। अब जैसे सरप्राइज़ का मतलब हैरान करना, और सरप्राइज्ड हैरान। अमेज या सेटिस्फाई का मतलब जैसे हम लेते हैं कि मुतमईन करना है, लेकिन सेटिस्फाइड का मतलब है मुतमईन। लिहाजा जब हम मुतमईन को, इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करेंगे तो इससे पहले अगर हमारे पास इज़ या एम या आर आ रहा है तो हम सेटिस्फाइड से को जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि एडजेक्टिव मानते हैं। जैसे आई एम सेटिस्फाइड, मैं मुतमईन हूँ। लेकिन अगर मैं ये ऐसे इस्तेमाल करना चाहूँ कि मैं मुतमईन कर देता हूँ तो मैं कहूँगा आई सेटिस्फाई। इसी तरह आई सरप्राइज, मैं हैरान कर देता हूँ, और आई गेट सरप्राइज्ड, मैं हैरान हो जाता हूँ। अच्छा, फिर हम जनाब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में थे, हम ये देख रहे थे कि हमने ये देखा था कि कोई काम अभी हो रहा है, जो कि फ़र्स्ट वेरिएशन थी। सेकंड ये थी कि कोई काम हम आजकल कर रहे हैं जिसमें हम फॉर चाहें तो लगा सकते हैं ये बताने के लिए कि हम कोई काम कितने अरसे के लिए कर रहे हैं। यहाँ ये भी बात बताई थी कि सेंस को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर सेंस इस्तेमाल होगा तो उससे मुराद ये होगी कि कोई काम अभी नहीं बल्कि पहले से हो रहा है और किसी ख़ास वक्त से हो रहा है। अच्छा, इसके बाद चेंजिंग डेवलपिंग सिचुएशंस थी जिसमें हम ये बताते हैं कि कोई चीज़ जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या वक्त के साथ साथ जो है वो तब्दील होती जा रही है। चौथी बात ये कि हम इसे फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई काम हम फ्यूचर में करने जा रहे हैं, जैसे हम आम उर्दू में कहते हैं कि भाई मैं कल जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इस जुमले से उर्दू में कल को निकाल दूँ और कहूँ कि मैं जा रहा हूँ, तो इस अकेले जुमले को समझना इसलिए मुश्किल होगा कि हो सकता है कि इसका मतलब ये हो कि कोई काम अभी हो रहा है या वो बंदा अभी जा रहा है। लिहाजा इस कस्म के जुमलों में, यानी कि फोर्थ वेरिएशन ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो है
वो डिमांड करती है कि उसमें वक्त का तयन किया जाए, बताया जाए कि कोई काम फ्यूचर में कब होने जा रहा है। दे आर कमिंग बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टुमारो, पर कल जो है वो लोग ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहे हैं। अब अगर इसमें टुमारो को ही निकाल दिया जाए और ये कहा दे आर कमिंग बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, हो सकता है कि वो अभी आ रहे हों। लिहाजा इस वेरिएशन में टाइम का बताना ज़रूरी है। अच्छा, अगली मिसाल या अगली वेरिएशन जो है उसमें हम गोइंग टू इस्तेमाल करते हैं, और गोइंग टू और ये जो फ्यूचर की वेरिएशन थी, वेरिएशन नंबर 4, इसका एक ही मतलब है। जैसे दे आर कमिंग बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टुमारो, तो हम इसमें दे आर गोइंग टू कम बैक, यानी कि मेन वर्ब में से आईएनजी निकल जाएगा और बी गोइंग टू के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे आई एम सेलिब्रेटिंग माई पार्टी टू नाइट, ये मेरी फ्यूचर अरेंजमेंट है, ज़ाहिर इस वक्त रात तो नहीं हुई है, तो मैं रात से पहले ये चीज़ प्लान कर चुका हूँ, तो उस वक्त ये कहता हूँ कि आई एम अरेंजिंग अ पार्टी या सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे पार्टी टू नाइट। तो मैं इस बात को यूँ भी कह सकता हूँ कि आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे पार्टी टू नाइट। इसी तरह आई एम बाइंग अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर, तो इस बात को हम यूँ भी कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू बाय अ हाउस नेक्स्ट ईयर, या यूँ कह सकते हैं कि आई एम गोना बाय अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। अच्छा जनाब, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में अहम बात पहली ये है कि कोई भी काम पास्ट से शुरू हुआ और प्रेजेंट में ख़त्म हो गया हो, या प्रेजेंट में कोई हमारे पास रिज़ल्ट है किसी पास्ट के एक्शन का, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। वो एक आम मिसाल जो दी जाती है कि एक बच्चा जैसे सुबह 8 बजे असेंबली में थप्पड़ पड़ा हो और दोपहर 2 बजे घर में वो एंटर हो, तो उसकी गाल पर ये बड़ा निशान, तो वो प्रेजेंट में रिज़ल्ट है, लेकिन काम तो दर हकीकत सुबह हुआ है, यानी माजी में। तो कोई भी काम जिसे देखकर हमें ये लगे कि ये काम हुआ है, मतलब उसके हमारे सामने उसकी विटनेस हो, उसका इम्पैक्ट हो, उसके असरात अब तक मौजूद हो, तो हम कहेंगे कि कुछ हुआ है। तो इसकी उर्दू बिलखुसूस ऐसी नहीं बनती है कि कोई काम हम कर चुके हैं। ये चुके वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा दकियानूसी है। हम सिर्फ इसी को चुकना शुरू कर देते हैं, यानी कि इसी को समझते हैं कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि कोई भी काम हो गया और प्रेजेंट में उसके असरात मौजूद हैं। जैसे अगर यही 3 जुमले देखे जाएँ तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है सिवाय लफ्ज़ों के हेर फेर के, कि पानी पी लिया है, पानी पिया है, या पानी पी चुका हूँ। तो तीनों बातों में पानी तो पेट में चला गया, यानी कि तीनों बातों का मकसद तो एक ही है। लिहाजा उर्दू के पीछे भागने के बजाय कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखा जाए। तो प्रेजेंट परफेक्ट की मुख्तसर बात लफ्ज़ों में ये डेफिनेशन होनी चाहिए कि कोई भी काम जो हुआ है उसका प्रेजेंट में इम्पैक्ट है, प्रेजेंट से कनेक्टेड है। इसी तरह इसकी सेकंड वेरिएशन भी ऐसी है। अच्छा, इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है, हैव और हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, शुरू में सब्जेक्ट और आखिर में ऑब्जेक्ट तो है ही। इसकी वेरिएशन सेकंड में भी यही है कि आप ये बताते हैं कि कुछ हुआ है, आप पीस ऑफ न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसमें आप पास्ट का कोई एक्सप्रेशन नहीं लगा सकते। यानी जब आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि कोई काम पास्ट से शुरू हुआ और प्रेजेंट में ख़त्म हो गया हो, लेकिन आप जब ये कहते हैं कि आई हैव डन इट यस्टरडे, तो इसका मतलब आपने अपने आप को यस्टरडे तक महदूद कर दिया। आपका जुमला तो ऐसा है ही नहीं जिसके मायने प्रेजेंट तक खिंच कर आ रहे हों, ये प्रेजेंट से कनेक्टेड हो। लिहाजा इस रूह से डेफिनेशन के बरखिलाफ़ है ये बात, लिहाजा ये जुमला गलत हो जाएगा। तो अगर आपने टाइम बताना ज़रूरी अगर आपको हो तो आप उसे पास्ट सिंपल में बताएंगे, आप कहेंगे आई डिड इट यस्टरडे। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में जब आप कोई पीस ऑफ न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो आप पर लाजिम है कि आप ये बात याद रखें कि कोई ख़बर बताने से पहले ये जहन में रखें कि वो काम माजी करीब में हुआ हो, यानी रिसेंट पास्ट में हुआ हो, और इसके अलावा उसमें हम टाइम एक्सप्रेशन ऐसा कोई नहीं लगा सकते जैसे अगो, यस्टरडे, लास्ट संडे, मंडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये तमाम चीज़ें हम नहीं लगा सकते हैं। अच्छा जनाब, फिर हम बात करते हैं जैसे मिसाल के तौर पर आई हैव टेकन एडमिशन एट KU। अच्छा, देयर हैज़ बीन एन एक्सप्लोजन, और मिसाल के तौर पर सम स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द रीसेंट एग्ज़ाम्स। अच्छा, इसी तरह से माई फ्रेंड्स फादर हैज़ गॉट एन एक्सीडेंट। ये तमाम ख़बरें हैं जिसमें सिर्फ ये सोचकर प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल किया गया है कि ये काम रीसेंट पास्ट में हुआ है, और रीसेंट पास्ट का मतलब होता है इन द लास्ट फ्यू डेज़ और वीक्स, यानी हाल ही में, और ना ही इनमें कोई टाइम इस्तेमाल किया गया, यानी कि ना यस्टरडे आया, ना अगो आया, ना लास्ट मंडे, संडे वगैरह 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 जो भी बोला था,
यानी कि लास्ट ईयर वगैरह भी नहीं इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम थर्ड वेरिएशन की बात करेंगे तो वो है स्टेट्स के हवाले से। स्टेट्स में हम जानते हैं कि हम बी को इस्तेमाल करते हैं यानी मौजूदा हालत के लिए, और हैव को भी इस्तेमाल करते हैं। हैव का मकसद ये होता है कि रिलेशन, पोजेशन, इलनेस और नेचर। ये बात ऐसे बताई गई थी शुरू में कि हैव का इस्तेमाल आई वी यू दे के साथ होता है, जैसे आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। लेकिन ही, शी, इट या किसी नाम के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, अली हैज़, सारा हैज़। हैव का नेगेटिव जब आप बनाएंगे तो हैवेंट नहीं इस्तेमाल करेंगे। इस बात को गौर से सुनिए कि हम हैव का नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल में स्टेट वर्ब के तौर पर नेगेटिव जब बनाएंगे तो हैवेंट नहीं कहेंगे बल्कि डोंट हैव कहेंगे, यानी डू नॉट हैव या डोंट हैव एक ही बात है। फिर जब हैज़ का नेगेटिव बनाएंगे तो वो भी हैज़ंट नहीं बल्कि डजंट हैव होगा, ठीक है, यानी डज नॉट हैव या डजंट हैव होगा। सवाल बनाओगे तो डू और डज शुरू में लगाओ, और नेगेटिव क्वेश्चंस बनाओगे तो डोंट और डजंट को शुरू में लगाओ। जैसे अगर बीमारी के हवाले से बात करते हैं और मैं कहता हूँ कि आई हैव फ्लू, तो नेगेटिव आई डोंट हैव फ्लू। डू आई हैव फ्लू, क्या मुझे फ्लू है, और डोंट आई हैव फ्लू, क्या मुझे फ्लू नहीं है। इसी तरह से वी हैव मलेरिया, हमें मलेरिया है। वी डोंट हैव मलेरिया, हमें मलेरिया नहीं है। क्या हमें मलेरिया है, डू वी हैव मलेरिया, और क्या हमें मलेरिया नहीं है, डोंट वी हैव मलेरिया। अच्छा जनाब, फिर अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर से कोई जुमला बनाना चाहें, जैसे शी हैज़ कैंसर, शी डजंट हैव कैंसर, यानी उसे कैंसर है, उसे कैंसर नहीं है। डज शी हैव कैंसर, क्या उसे कैंसर है, और डजंट शी हैव कैंसर, क्या उसे कैंसर नहीं है। इसके अलावा हम पोजेशन के हवाले से भी मिसाल बना सकते हैं, जैसे आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, डू आई हैव अ कार, डोंट आई हैव अ कार, यानी मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, क्या मेरे पास गाड़ी है, क्या मेरे पास गाड़ी नहीं है। इसी तरह दे हैव अ हाउस, दे डोंट हैव अ हाउस, डू दे हैव अ हाउस, डोंट दे हैव अ हाउस, यानी उनके पास मकान है, उनके पास मकान नहीं है, क्या उनके पास मकान है, या क्या उनके पास मकान नहीं है। फिर हम चाहें तो रिश्ते की बात भी कर सकते हैं, यानी वो हैव जो हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो हो सकता है रिलेशन को जाहिर करे। जैसे शी हैज़ टू ब्रदर्स, उसके दो भाई हैं। शी डजंट हैव टू ब्रदर्स, उसके दो भाई नहीं हैं। डज शी हैव टू ब्रदर्स, क्या उसके दो भाई हैं, या डजंट शी हैव टू ब्रदर्स, क्या उसके दो भाई नहीं हैं। रिलेशन के बाद हम बात कर सकते हैं आखिर में नेचर की, यानी इंसान का मिजाज। जैसे आई हैव अ हम्बल नेचर, मेरी नेचर ऐसी है बड़ी इनकसारी वाली, या आई डोंट हैव हम्बल नेचर, डू आई हैव हम्बल नेचर, डोंट आई हैव हम्बल नेचर। लिहाजा इस बात को यहाँ बताने का मकसद ये था कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में, जब बेसिकली तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे थे इस वक्त, प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम स्टेट की बात करते हैं तो हम या तो वो जो प्रेजेंट सिंपल में इज़ एम आर होता है वो जब प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा तो वो बीन में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद वही नाउन या एडजेक्टिव आएगा। भाई अब हम ये कहेंगे दिस इज़ एक्सपेंसिव, ये महंगा है। अब हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में जब तब्दील करेंगे तो हम कहेंगे दिस हैज़ बीन एक्सपेंसिव, क्योंकि दिस के बाद हैज़ लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब है और दिस के साथ हैव तो लगने से रहा, तो हम हैज़ लगाएंगे। फिर वो जो दिस इज़ एक्सपेंसिव में इज़ था, वो इज़ जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब उसकी बनेगी तो वो बीन में तब्दील हो जाएगा, तो हम कहेंगे दिस हैज़ बीन, और फिर एक्सपेंसिव अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा। अच्छा, और अगर हम जैसे स्टेट पोजेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आई हैव अ कार, तो हम इस बात को जुमले में जब प्रेजेंट परफेक्ट में तब्दील करेंगे तो हम कहेंगे आई हैव हैड अ कार। हैव जो है पहला जो हमने इस्तेमाल किया वो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और जो हैड है वो बेसिकली हैव है जो कि पोजेशन के लिए है, और जब वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा तो उसकी थर्ड फॉर्म ज़ाहिर है हेड होगी। अच्छा, यहाँ पर एक और ज़रूरी बात कि हमें सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि सिंस का इस्तेमाल किसी भी स्टार्टिंग टाइम के लिए होता है, जैसे सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस संडे इतवार से, सिंस देन THEN यानी तब से। अच्छा, और अगर हम फॉर लगाते हैं तो वो मुद्दत या टाइम पीरियड के लिए होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड की मुद्दत या अरसा कितना है, जैसे फॉर 5 आवर्स 5 घंटे से, फॉर 7 ईयर्स 7 सालों से, फॉर ईयर्स सालों से, या फॉर एजेस
यानी ज़मानों से। लिहाजा हम प्रेजेंट परफेक्ट में जब स्टेट बनाएंगे और को इस कस्म की होगी कि मैं 2 साल से यहाँ हूँ, तो पहले अगर कन्फ्यूजन हो रही है कि यहाँ स्टेट वर्ब बीन लगेगा या हैड लगेगा, तो उसका इलाज ये है भाई कि आप पहले प्रेजेंट सिंपल में उसको ट्रांसलेट करके देख लें बग़ैर उसकी मुद्दत के। जैसे ये ऐसे करेंगे कि मैं 2 साल से कराची में हूँ। अब 2 साल को निकाल दो और देखो कि जुमले में क्या रह गया कि मैं कराची में हूँ। मैं 2 साल से कराची में हूँ को 2 साल को हटाओ तो क्या जुमला बचा कि मैं कराची में हूँ। तो इसको बना लो कि भाई आई एम इन कराची। अब जब देख रहे हो कि यहाँ एम है तो उसकी ज़ाहिर है थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में जाके हैड तो होने से रही, उसकी थर्ड फॉर्म होगी बीन। तो हम कहेंगे आई हैव बीन इन कराची फॉर 2 years। फॉर इसलिए लगाया कि मुद्दत या ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड के लिए फॉर लगाते हैं। फिर आई हैव हैड कॉफ फॉर अ वीक, यानी मुझे 1 हफ्ते से खांसी है। अब मैंने जो हैड लगाया वो उसकी वजह यह है कि अगर इसको प्रेजेंट सिंपल में ट्रांसलेट करोगे और देखोगे कि मुझे खांसी है तो हम कहोगे कि आई हैव कॉफ। यही हैव प्रेजेंट परफेक्ट में जब जाएगा तो हैड में तब्दील हो जाएगा। अच्छा जनाब, फिर अब हम बात करते हैं कि अच्छा इसमें जब मुद्दत पूछना चाहो तो हाउ लॉन्ग इस्तेमाल करो और हाउ लॉन्ग के बाद सब्जेक्ट ना इस्तेमाल करो। हाउ लॉन्ग के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करो, हैव या हैज़। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा और फिर कॉम्प्लीमेंट यानी नाउन या एडजेक्टिव आएगा। जैसे हाउ लॉन्ग हैव आई बीन हेयर, ठीक है। हाउ लॉन्ग जो है वो सवाल हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, बीन यहाँ पर ये इसका स्टेट वर्ब हो गया और हेयर कॉम्प्लीमेंट हो गया। या हाउ लॉन्ग हैव आई बीन इल, मैं कब से बीमार हूँ, तो हाउ लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन फ्रेज हो गया। फिर हैव जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया और फिर बीन जो है स्टेट वर्ब हो गया। उसके बाद हेयर इल जो है वो यहाँ एडजेक्टिव हो गया। स्टेट्स के बाद हम बात करते हैं बीन टू की। हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, याद होगा तुम लोगों के। बीन टू से मुराद होती है कि कहीं जाकर वापस आना। उर्दू में हम कहते हैं मैं वहाँ गया हूँ, तो आमतौर पर लोग गया की अंग्रेज़ी गो बनाते हैं, हालांकि उस गो का मतलब है कि महज जाना, वापस आना नहीं। लिहाजा ये उर्दू का चौंचला है कि जब उर्दू में तुम बात करते हो कि भाई मैं वहाँ तो गया हूँ कई मरतबा, तो यहाँ गया हूँ से मुराद इस जुमले में ये है कि मैं वहाँ जाकर वापस भी आया हूँ। लिहाजा इस तरह के जब जुमले बनाओ कि जब जाना से मुराद जाकर आना हो, जैसे मैं वहाँ गया हूँ, इससे मुराद ये कि मैं वहाँ जाकर आया हूँ, यानी मेरे वहाँ का चक्कर लगा है। तो जब उर्दू ऐसे बोलो जिससे मुराद ये हो कि मेरा वहाँ का चक्कर लगा है, तो फिर तुम ऐसे नहीं कहोगे कि आई हैव गॉन देयर, फिर ऐसे कहोगे कि आई हैव बीन देयर। अगर जगह का नाम ना हो तो फिर बीन के साथ टू को हज़फ कर दो यानी निकाल दो और कहो कि आई हैव बीन देयर, यानी मैं वहाँ गया हूँ। और अगर ये कहो कि मैं वहाँ मतलब जगह का नाम ले लो और कहो कि भाई मैं इंग्लैंड गया हूँ कई बार, तो कहोगे कि आई हैव बीन टू इंग्लैंड मैनी टाइम्स। मेरी वालदा कई मरतबा इस्लामाबाद गई हैं, मैं कहूँगी कि भाई माई मदर हैज़ बीन टू इस्लामाबाद मैनी टाइम्स। मिसाल के तौर पर अगर कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं आया हूँ, तो मैं कहूँगा कि आई हैवंट बीन हेयर, क्योंकि यहाँ जगह का नाम नहीं है इसलिए हमने बीन के बाद टू नहीं लगाया। अच्छा, आप वहाँ कितनी मरतबा गए हैं, हाउ मैनी टाइम्स हैव यू बीन देयर। आप वहाँ या आप सऊदीया नहीं गए हैं, तो मैं कहूँगा कि यू हैवंट बीन टू सऊदीया। और आप हरगिज़ सऊदीया नहीं गए हैं, तो जब नेगेटिव पर स्ट्रेस पड़ेगी तो हम कहेंगे यू हैव नेवर बीन टू सऊदीया। और अगर और स्ट्रेस रिक्वायर्ड हो, तो जैसे जुमला ऐसा हो कि मैं कभी भी नहीं गया हूँ अमेरिका या सऊदीया, तो मैं कहूँगा कि आई हैव नेवर एवर बीन टू अमेरिका और सऊदीया। फिर हमने एडवर्ब्स पढ़े थे, तुम लोगों को याद होगा कि एडवर्ब्स में जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, सो फार, येट, हार्डली, ओनली वगैरह। जस्ट का मतलब थोड़ी देर पहले, जैसे आई हैव जस्ट डन इट, मैंने अभी भी कुछ किया है। या दे हैव जस्ट कम, वो अभी भी आए हैं। ऑलरेडी का मतलब पहले से ही है, जैसे वी हैव ऑलरेडी डन अ वर्क, हमने पहले ही अपना काम कर लिया है। इसी तरह से रिसेंटली का मतलब हाल ही में, जैसे आई हैव रिसेंटली बीन टू सऊदीया, यानी मैं हाल ही में सऊदीया से होकर आया हूँ। अच्छा, फिर हम सो फार और येट को इस्तेमाल करते हैं, दोनों सवालों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी।
लेकिन बिलखुसूस अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम सो फार, और अगर नेगेटिव है तो उसमें येट इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव डन इट, आई हैव डन मैनी, और आई हैव मेड मैनी मिस्टेक्स सो फार, मैंने अब तक बहुत सारी गलतियाँ की हैं। और अगर मैं कहूँ कि यू हैवंट डन योर वर्क येट, तुमने काम अपना अब तक नहीं किया है, तो ज़ाहिर नेगेटिव में हम येट लगाएंगे। और अगर सवाल करना हो तो दोनों में से कोई भी लगाया जा सकता है। जैसे हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन, या हाउ मेनी टाइम्स, यस, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन टू सऊदीया येट और सो फार, आप अब तक सऊदीया कितनी मरतबा गए हैं। या हैव यू मेड मिस्टेक्स सो फार, तुमने अब तक गलतियाँ की हैं, क्या तुमने अब तक गलतियाँ की हैं। अच्छा, इसके बाद हमने कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़े थे जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट में लगाने के बाद स्टेट्स के हवाले से फिर सेंस लगाते हैं, फिर पास्ट सिंपल। जैसे इट हैज़ बीन 5 years सिंस आई डिड इट, मुझे ये किए हुए 5 साल हो गए, तो हम इट हैज़ बीन एक फिक्स्ड फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम प्रेजेंट परफेक्ट में स्टेट के हवाले से बीन और हैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई हैव बिन वरीड सिंस आई डिड इट, जब से मैंने ये किया है मैं परेशान हूँ। और हैव को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि यहाँ हेड में तब्दील हो जाएगा क्योंकि ज़ाहिर है प्रेजेंट परफेक्ट है। अब जब से मेरे पास डॉलेंस आया है मैं पुरसुकून हूँ या मैं रिलीव्ड हूँ, ठीक है। मैं कहूँगा आई हैव, नहीं तो डेफिनेटली बीन से मैंने कहा आई हैव बिन रिलीव सिंस आई गॉट डॉलेंस। या मिसाल के तौर पर जब से मैंने खाना खाया है यहाँ का, तो मेरे पेट में जो है वो दर्द है, तो मैं कहूँगा कि आई हैव हैड स्टमक एक सिंस आई एट फूड हेयर, या सिंस आई टुक फूड हेयर, या सिंस आई टुक लंच और डिनर हेयर। इसी तरह से इट हैज़ बिन ओवर 1400 years सिंस द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पास्ड अवे, यानी कि इस बात को तकरीबन 1400 साल हो गए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। अच्छा, इसी तरह से इसका सवाल भी कर सकते हैं कि हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस यू मेट मिस्टर अली, कि आपको मिस्टर अली से मिले हुए कितना अर्सा हो गया है। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस यू केम हेयर, आपको यहाँ आए हुए कितना अर्सा हुआ है। इसका मतलब आप जब लास्ट आए थे उस वक्त से लेकर अब तक आपको कितना टाइम हो गया है। इसी तरह से हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस यू बॉट दिस हाउस, यानी आपको इस मकान को ख़रीदे हुए कितना अर्सा हो गया है। अब जाके प्रेजेंट परफेक्ट ख़त्म। अब प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में ये है कि कोई भी काम पास से शुरू हुआ और अभी भी जारी है, और इसमें हम हैव हैज़ बीन के बाद आईएनजी फॉर्म का इजाफा करते हैं और सिंस और फॉर को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जनाब, फिर जैसे आई हैव बिन रिकॉर्डिंग माई वॉइस फॉर द लास्ट आई थिंक 20 minutes, यानी मैं गुज़श्ता 20 मिनट से जो है वो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई हैवन बीन, हैव आई बीन, हैवेंट आई बीन, इसके नेगेटिव, इसके क्वेश्चन और इसके नेगेटिव क्वेश्चंस बनेंगे। हाउ लॉन्ग से सवाल बन जाएगा कि हाउ लॉन्ग हैज़ इट बिन रेनिंग, कब से बारिश हो रही है। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बिन ड्रेजलिंग, कब से बूंदाबांदी हो रही है। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बिन पोरिंग डाउन, कब से तेज़ बारिश हो रही है। या ऐसे भी कह लो कि हाउ लॉन्ग हैज़ इट बिन रेनिंग हैविली, या हाउ लॉन्ग हैज़ इट बिन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इन सब का एक ही मतलब है। फिर आओ भाई पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का इस्तेमाल होता है, 3 बातें अहम हैं। स्टेट वही, जैसे अगर स्टेट में हमने प्रेजेंट में इज़ एम आर इस्तेमाल किया था तो पास्ट में वॉज वर हो जाएगा, और फिर जो हमने वहाँ गेट लगाया था प्रेजेंट सिंपल में चेंजिंग स्टेट के लिए, वो यहाँ जाके गॉट हो जाएगा। जैसे आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई गॉट टायर्ड, मैं थक गया था। आई वॉज नॉट टायर्ड या आई वॉजंट टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं था। एंड आई डिडंट गेट टायर्ड, डिड नॉट को डिडंट, डिडंट, ये बाज़ औक़ात डिडंट भी कहा जाता है इनफॉर्मल स्पोकन में। तो आई डिडंट गेट टायर्ड, मैं थका नहीं था या मैं थक नहीं गया था। फिर वॉज आई टायर्ड, क्या मैं थका हुआ था। और डिड आई गेट टायर्ड, क्या मैं थक गया था। वॉजंट आई टायर्ड, क्या मैं थका हुआ नहीं था। एंड डिडंट आई गेट टायर्ड, क्या मैं थक नहीं गया था। ये तो इसकी स्टेट है। अच्छा, फिर एक्शन में हम जानते हैं कि पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वेंट टू सऊदीया इन 1989, मैं 1989 में सऊदीया गया था। या आई साइंड द चेक्स यस्टरडे, मैंने चेक्स पर कल गुज़श्ता कर लिया, यानी कि दस्तखत किए थे। अच्छा, जैसे वाई डिड यू कम यस्टरडे, आप कल क्यों आए थे। WH वर्ड्स का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं।
यहाँ ये बात ज़रूरी मैं बताता चलूँ कि WH वर्ड्स के बाद किसी भी टेंस में ज़रूरी है कि आप उसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। उमूमन ऐसे ही होता है, वो कुछ हु के केसेस ऐसे हैं जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केसेस हो जाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उमूमन ऐसे ही होता है हु में और व्हाट में। अच्छा, इसके अलावा जितने भी वो ऐसे ही बनेंगे। अच्छा, जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि वाई डिड यू मेक प्रॉमिस या वाई डिड यू प्रॉमिस, तुमने वादा क्यों किया था। ये तो हो गया जनाब पास्ट सिंपल। पास्ट प्रोग्रेसिव बहुत सिंपल, कोई काम हो रहा था, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ स्टूडेंट्स गलती जो ज़्यादातर करते हैं वो ये कि वॉज को भूल जाते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है वो आई के साथ भी होता है और इसके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ भी होता है। हालांकि आम टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब्स थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं वो कभी भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। बात समझ आ रही है? यानी तुम देखो कि अगर तुम प्रेजेंट सिंपल की बात कर लो, चलो वहाँ डज़ का इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के लिए होता है, लेकिन डज़ का इस्तेमाल कभी भी आई के साथ नहीं होता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा मसला है कि तुम जब आई के साथ इस्तेमाल करोगे, यानी कि वॉज, आई वॉज नॉट डूइंग इट, यानी मैं ये नहीं कर रहा था, तो यही वॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर्स जितने और हैं, या ही, शी, इट या किसी नाम उसके साथ भी यही लग रहा होगा। तो इस टेंस में एक छोटी सी एक इरिटेटिंग पॉइंट है, इसको याद रखो। अच्छा जनाब, फिर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर्स की जब हम बात कर रहे होते हैं तो जैसे शी वॉज स्टैंडिंग, ही वॉज स्टैंडिंग, सारा वॉज प्रैक्टिसिंग, तो वॉज का जब नेगेटिव बनाओगे तो वॉजंट हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। और वर्ब जो है वो यू, वी और दे के साथ लगता है। बाज़ लोग यू के साथ भी वॉज लगाते हैं, ये एक बड़ा मसला है। यहाँ ये बात याद रखो कि यू का इस्तेमाल, वी का इस्तेमाल और दे का इस्तेमाल, मतलब इनका इस्तेमाल जो है वो वर के साथ होगा। यू वर, दे वर, वी वर। अच्छा जनाब, फिर हमने इसकी सेकेंड वेरिएशन भी पढ़ी थी भाई, जिसमें ये था कि इसको हम कंपाउंड सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब आप आए तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, व्हेन यू केम आई वाज रिकॉर्डिंग। अच्छा, व्हेन वी वर स्टडिंग लाइट वेंट ऑफ, जब हम पढ़ रहे थे तो लाइट चली गई। अच्छा, हालांकि देखा जाए तो लॉजिकली ये तो आजकल रोज़ाना ही होता है, ये तो खैर एक मजाक की बात है। बहरहाल, फिर पास्ट प्रोग्रेसिव के बाद जो है हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट से मुराद ये कि कोई भी काम जो पास्ट से पहले हुआ, ख़त्म, यानी कि आसान डेफिनेशन ये है कि फिनिश्ड एक्शन बिफोर पास्ट सिंपल इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हेड है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है वाहिद, और उसमें थर्ड फॉर्म लगती है उसके बाद वर्ब की। अब जैसे अब ये भी जो है उमूमन कंपाउंड सेंटेंसेस में जुमले बनते हैं। ये अलग बात है कि आगे जाके कहीं तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हाँ कि पास्ट परफेक्ट अगर पास्ट सिंपल ऑलरेडी अंडरस्टूड है सिचुएशन में तो उसके बगैर पास्ट सिंपल अकेला भी बोला जा सकता है। ये एक सेकेंडरी स्टेज पर आने वाली बात है। प्राइमरी जो इशू है हमारा वो ये कि ये कंपाउंड जुमलों में अपीयर होता है, यानी ये हमेशा पास्ट सिंपल के साथ आएगा। इस बात को दिमाग में बिठा लो। बिफोर और वैन वगैरह लगता है जैसे इसके साथ आमतौर पे। अब जैसे ये कहा जाए कि मेरे आने से पहले आपने चाय बना ली थी, तो यू हैड मेड टी बिफोर आई केम। चाहो तो उल्टा कर दो कि बिफोर आई केम यू हैड मेड टी। और जैसे मेरे आने से पहले तुम लोगों ने पार्टी अरेंज कर ली थी, तो यू हैड प्रिपेयर्ड और यू हैड मेड अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी बिफोर आई केम, या बिफोर आई केम यू हैड मेड अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी। अच्छा, इसमें पास्ट परफेक्ट में जब हम स्टेट बनाते हैं तो स्टेट के दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि हम इसको जब प्रेजेंट परफेक्ट की स्टेट से इसका मवाजना करते हैं या कंपेयर करते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है जैसे आई हैव बीन रेडी फॉर 2 आवर्स, यानी मैं 2 घंटे से तैयार हूँ। तो इसका पास्ट परफेक्ट बनाओगे आई हैड बीन रेडी फॉर 2 आवर्स, यानी मैं 2 घंटे से तैयार था। अच्छा, आई हैव बीन इल फॉर अ वीक, मैं 1 हफ्ते से बीमार हूँ, तो इसका पास्ट परफेक्ट बनाओगे आई हैड बीन इल फॉर 2 वीक्स, मैं 2 हफ्ते से बीमार था। अच्छा, आई हैव हैड दिस मोबाइल फॉर 1 मंथ, मेरे पास ये मोबाइल 1 महीने से है। अगर इसको कहोगे कि आई हैड दिस मोबाइल फॉर 1 मंथ, तो इसका मतलब होगा कि मेरे पास ये मोबाइल 1 महीने से था। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर, आप यहाँ कब से हैं। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन हेयर, आप यहाँ कब से थे।
हाउ लॉन्ग हैज़ दिस चाइल्ड हैड कैंसर, इस बच्चे को कैंसर कब से है। हाउ लॉन्ग हैड दिस चाइल्ड हैड कैंसर, इस बच्चे को कैंसर कब से था। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस हाउस, आपके पास ये मकान कब से है। हाउ लॉन्ग हैड यू हैड दिस हाउस, आपके पास ये मकान कब से था। तो समझ में आ रहा है ये कंपैरिजन किस तरह से हो रहा है कि हम सिंगल सेंटेंसेस बना रहे हैं और वो वक्त के इजाफे के साथ है, यानी टाइम स्पैन जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसका दूसरा जो पहलू है ना, यानी स्टेट के हवाले से, वो ये है कि आप इसे भी कंपाउंड सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। यानी जब ये कंपाउंड सेंटेंसेस में तुम इस्तेमाल करो तो वही पास्ट सिंपल पहले या बाद में मर्जी है, बिफोर वगैरह के साथ, और उससे पहले स्टेट में ज़ाहिर है हैड या हैड बीन हो जाएगा। जैसे यहाँ आने से पहले मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी बिफोर आई केम हेयर, या बिफोर आई केम हेयर आई हैड मनी। यहाँ आने से पहले मुझे नज़ला था, आई हैड फ्लू बिफोर आई केम हेयर, ये तो एग्जिस्टिंग स्टेट है। और इसको चाहूँ तो चेंजिंग में भी तब्दील करके ऐसे बना सकता हूँ कि यहाँ आने से पहले मुझे नज़ला हो गया था, अब हो गया था ज़ाहिर है वो चेंज को शो कर रहा है, तो कहोगे आई हैड गॉट फ्लू बिफोर आई केम हेयर। समझ में आ रही बात। अच्छा, फिर हम बीन के भी जुमले बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ आने से पहले थका हुआ था, आई हैड बीन टायर्ड बिफोर आई केम हेयर। पर अगर कहा जाए कि मैं यहाँ आने से पहले थक गया था, तो हम कहेंगे कि आई हैड गॉट टायर्ड बिफोर आई केम हेयर। सवाल चाहो तो हाउ लॉन्ग के पैटर्न से भी बना सकते हो कि यहाँ आने से पहले आप कब से थके हुए थे, तो हाउ लॉन्ग हैड यू बीन टायर्ड बिफोर यू केम हेयर। और यहाँ या पाकिस्तान वापस आने से पहले आपके पास इंग्लैंड में आपका अपना ज़ाती फ्लैट कब से था। So how long had you had your own flat in England before you came back to Pakistan? जैसे मीटिंग से पहले आपके पास लैपटॉप कब से था, How long had you had laptop before the meeting? समझ में आ रही है बात। अब पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव देख लो। अच्छा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में बड़ा माइनर सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि पास्ट सिंपल से पहले कुछ हुआ तो पास्ट परफेक्ट, और अगर पास्ट सिंपल से पहले कुछ हो रहा था तो वो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। यानी डेफिनेशन इतनी आसान है कि कंटिन्यूड एक्शन बिफोर पास्ट सिंपल इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये इसकी पहली वेरिएशन है, दूसरी के बारे में बाद में बात करते हैं। बस ये याद रखो कि कोई भी काम जो पास्ट से पहले हो रहा था, उसमें सिंस और फॉर ऑप्शनल है, चाहो तो लगाओ या ना लगाओ, वो जो है वो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहलाता है। अब यहाँ आने से पहले मैं सो रहा था, बिफोर आई केम हेयर, सॉरी यहाँ आने से पहले मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, बिफोर आई केम हेयर आई हैड बिन रिकॉर्डिंग फॉर हाफ एन आवर या फॉर एन आवर। यहाँ आने से पहले मैं 1 घंटे से रिकॉर्डिंग कर रहा था। आपके आने से पहले लोग आ रहे थे, बिफोर यू केम पीपल हैड बिन कमिंग, और अगर टाइम लगाना चाहो तो वो भी लगा दो। आपके आने से पहले लोग सुबह से आ रहे थे, बिफोर यू केम पीपल हैड बिन कमिंग सिंस मॉर्निंग। आपके आने से पहले बारिश हो रही थी, इट हैड बिन रेनिंग बिफोर यू केम। 7 बजे से पहले हम सब ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे, बिफोर 7 वी ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैड बिन सिटिंग इन द ड्राइंग रूम एंड टॉकिंग टू ईच अदर। अच्छा, तुम्हारे आने से पहले मैं खेल रहा था, आई हैड बिन प्लेइंग बिफोर यू केम। समझ आ रही बात। अच्छा दूसरा इसकी जो वेरिएशन है वो ये है बच्चों के, समझना देखो इस बात को कि कोई काम अगर मैं अभी कर रहा हूँ तो वो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग। मैं कहूँ कि मैं 1 घंटे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आई हैव बिन रिकॉर्डिंग फॉर एन आवर। इसी बात को उठा के पास में ले जाओ। अभी हमने कहा था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो हमने बनाया आई एम रिकॉर्डिंग। अब इसको जब पास में ले जाओगे तो कहोगे आई वॉज रिकॉर्डिंग। जब कहोगे कि मैं 1 घंटे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो कहोगे आई हैव बिन रिकॉर्डिंग फॉर एन आवर। लेकिन जब कहोगे कि मैं 1 घंटे से रिकॉर्डिंग कर रहा था तो कहोगे आई हैड बीन रिकॉर्डिंग फॉर एन आवर। वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की स्टेट का मवाजना किया था, तो यहाँ ये मवाजना प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के दरमियान है। अभी जैसे तुम लोगों को याद हुई है कि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की पहली वेरिएशन पास्ट सिंपल के साथ आती थी,
यानी कंपाउंड सेंटेंस में आती है। लेकिन इसकी जो दूसरी वेरिएशन है वो अकेली भी आ सकती है बग़ैर किसी कंपाउंड या पास्ट सिंपल के साथ, जिसमें टाइम का उसके साथ लगा होना ज़रूरी है। सिंस और फॉर इसमें लाजमी लगेंगे। अब जैसे मैं 2 घंटे से बैठा हुआ था, आई हैड बीन सिटिंग फॉर 2 आवर्स। तुम 5 घंटे से बैठे हुए थे, यू हैड बीन सिटिंग फॉर 5 आवर्स। सुबह से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। लोग सुबह से शोर मचा रहे थे, पीपल हैड बीन मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग। बच्चे कल रात से शोर मचा रहे थे, चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग नॉइज सिंस लास्ट नाइट। तो ये तमाम मिसाल हैं। भाई अब फ्यूचर सिंबल में देख लो कि विल को हम इस्तेमाल करते हैं, विल के बाद बी या हैव आएगा स्टेट के लिए। आई विल बी टायर्ड, मैं थका हुआ हूँगा, एंड आई विल गेट टायर्ड, मैं थक जाऊँगा। तो एक बड़ी बारीक सा डिफरेंस है। बाज़ औक़ात आई विल बी टायर्ड का सेंस भी आई विल गेट का ही बनता है, लेकिन एब्रोप्रेसी से जिस तरह से हम शुरू से करते आ रहे हैं, तो जहन में ये रखो कि बी मौजूदा हालत के लिए होगा और गेट का इस्तेमाल जो है हम चेंजिंग स्टेट के लिए करेंगे। शील बी हेयर, वो यहाँ होगी। या मैं कहता हूँ कि डोंट कम टुमारो, आई विल बी टायर्ड, कल मत आना, मैं थका हुआ हूँगा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि डोंट गिव मी मोर वर्क, आई विल गेट टायर्ड, मुझे ज़्यादा काम मत दो, मैं थक जाऊँगा। तो ये बुनियादी फ़र्क है बी और गेट का जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। एक्शन की बात करोगे तो ज़ाहिर है प्रेडिक्शंस के लिए है, आसान सी बात है कि कोई काम जिसके होने के इम्कानात हैं भी और नहीं भी। जैसे पाकिस्तान विल विन द मैच, दे विल कम बैक। विल का नॉट, जब विल के साथ नॉट लगाओगे तो वोंट इसकी अदायगी है, WON''T। अच्छा, जैसे शी वोंट कम बैक, विल शी कम बैक, वोंट शी कम बैक। फिर फ्यूचर में थ्रेट्स भी देते हैं, जैसे धमकी अगर किसी को देनी है, जैसे आई विल किल यू। आई विल को आई कह सकते हैं जैसे उसकी शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, आई विल गेट यू नो वेयर, मैं तुम्हें कहीं का नहीं रखूँगा। आई विल ब्लैक इन योर रेप्यूटेशन, मैं तुम्हारी साख तबाह कर दूँगा। आई विल सू यू, मैं तुम पर मुकदमा दायर कर दूँगा। तो ये फ्यूचर सिंपल हो गया। फ्यूचर प्रोग्रेसिव में कोई भी काम हो रहा होगा, कोई भी कंटिन्यूड एक्शन हो रहा होगा, विल भी लाजमी लगता है, और यहाँ पर बी भी हेल्पिंग वर्ब भी है, उसमें उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है। जैसे दे विल बी कमिंग, वो लोग आ रहे होंगे। आई विल बी गेटिंग टायर्ड, मैं थक रहा हूँगा। अच्छा, कभी कभी फ्यूचर सिंपल को की स्टेट को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम उसके बारे में श्योर होते हैं, कभी कभी प्रेडिक्शंस की सेंस में भी करते हैं। जैसे भाई आमिर कहाँ है, अबे अंदर होगा, या भाई अंदर होगा, वेयर इज़ आमिर, ही विल बी इनसाइड। लेकिन कुछ ग्रामेरियंस कहते हैं कि आमिर विल बी इनसाइड, जिसकी जो उर्दू बनेगी वो ये है कि भाई अंदर होगा आमिर। अब ये होगा से मुराद फ्यूचर की बात नहीं है, प्रेजेंट की बात है। तो हम कहेंगे भाई आमिर अंदर होगा, आमिर विल बी इनसाइड। अच्छा, कुछ ग्रामेरियंस कहते हैं कि जब आप श्योर हों तब आप कैसे ऐसे कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ग्रामेरियंस ने जो मुत्तफ़िक़ा राय जो कायम की वो ये है कि हालात को देखते हुए अगर एक शख्स के बारे में हमें पता है कि वो इस वक्त यही कर रहा होता है, या यही इसी जगह पर होगा, या किसी ख़ास जगह पर होगा, तो हम विल इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम श्योर नहीं हैं तो भी हम ऐसी सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जहन में श्योर ना होने वाली बात रखें। अगर मैं पुरयकीन हूँ, मुझे यकीन है कि आमिर अंदर है, तो मैं कहूँगा आमिर इज़ इनसाइड। पर अगर मुझे डाउट है तो मैं कहूँगा आमिर विल बी इनसाइड, यानी आमिर अंदर होगा। यानी कि ये शो कर रहा है कि मैं सर्टेन नहीं हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ। इसी तरह अगर तुम्हें ये श्योरिटी नहीं कि कुछ अभी हो रहा है, अगर तुम्हें पता है कि कुछ हो रहा है तो तुम कहोगे समथिंग इज़ हैपनिंग। तुम्हें पता है कि लोग क्लास में तुम्हारी बात सुन रहे हैं बैठकर, तो तुम कहोगे पीपल आर लिसनिंग टू मी इन द क्लास, पीपल आर सिटिंग इन द क्लास एंड दे आर लिसनिंग टू मी। लेकिन अगर तुम्हें श्योर नहीं है किसी और के बारे में, जैसे डेफिनेटली अपने बारे में तो कह नहीं सकते, तो हम कहेंगे कि स्टूडेंट्स विल बी अटेंडिंग द क्लास, स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर रहे होंगे। इसका मतलब तुम श्योरिटी से ये बात नहीं कह रहे हो। अब जैसे कि अभी मत जाओ यार, वो लोग सो रहे होंगे, डोंट गो नाउ दे विल बी स्लीपिंग। अब ये तुमने एक खदशा जाहिर किया कि हो सकता है वो सो रहे हों, लिहाजा इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब आप श्योर ना हो कि कोई काम अभी हो रहा है। और अगर तुम कहते हो कि भाई अभी मत जाओ, वो लोग लाजमी सो रहे होंगे, मुझे पता है वो सो रहे होंगे, डोंट गो राइट नाउ दे आर स्लीपिंग, यानी कि मुझे 100% श्योरिटी है वो लोग सो रहे हैं, तो मैं ज़ाहिर है वो टेंस ही इस्तेमाल कर लूँगा। लेकिन अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ज़रा भी डाउट लगे तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बजाय हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव से वहीं पर एक्सप्लेन कर दें, और विल बी डेफिनेटली जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स के तौर पर आ जाए,
और वो एग्जैक्टली वही मीनिंग प्रोड्यूस करेगा। यानी अगर हम मॉडल्स में इस बात को देखें तो ये बात यूँ कही जाएगी कि दे मे बी स्लीपिंग, दैट मीन्स कि हो सकता है कि वो लोग सो रहे हों। अगर श्योरिटी नहीं है तो हम इस बात को इसी तरह से कहेंगे। और अगर पता है कि हाँ कि कोई शख्स इस वक्त कोई काम कर रहा है एंड वी आर 100% श्योर, तो हम कहेंगे हाँ ही इज़ डूइंग दैट वर्क। लेकिन अगर श्योरिटी नहीं है कि वो इस वक्त वही काम कर रहा है तो हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को चाहो तो ऐसे बोल दो कि ही इज़ पॉसिबली डूइंग इट। यहाँ पर हमें पॉसिबली जो है वो एडवर्ब के तौर पे लगाना पड़ेगा, या आसान अंदाज ये होगा गुफ्तगू का कि भाई ही विल बी स्लीपिंग, यानी वो सो रहा होगा। ये बात उस वक्त कही जाएगी जब आप उस चीज़ के बारे में श्योर ना हो। अब जैसे तुम में से कोई एक आता है इंस्टीट्यूट, एक पहले ही बैठा है, फ़र्ज़ करो बाबर अपना 3 to 4 वाला बैठा हुआ है, और तुम आके कहते हो कि बाबर वो सर आ गए, तो बाबर कहता है, बाबर को ये तो पता है कि मैं आ गया हूँ। अब बाबर को ये श्योरिटी नहीं कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ या नहीं हूँ। बाबर कहता है कि यहाँ ऑफिस में बैठे हुए होंगे, तो बाबर का ये जुमला जो है वो 100% श्योरिटी नहीं शो कर रहा है। इससे मुराद ये है कि वो श्योर नहीं है कि हाँ वो बैठे हुए होंगे। अगर बाबर को पता है कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो बाबर ये कहेगा कि सर फैसल इज सिटिंग इन दी ऑफिस। ठीक है, तो बात मैं ये कह रहा था कि हाँ, तो वो ये कहेगा कि सर फैसल इज सिटिंग इन दी ऑफिस। इसका मतलब बाबर इज 100% श्योर। लेकिन अगर बाबर को डाउट है ना तो वो यही बात यूँ कहेगा उर्दू में कि ऑफिस में बैठे हुए होंगे शायद, या शायद ना भी कहते, लेकिन उसका अंदाज यही शो करेगा अगर वो इस तरह से कह रहा है कि ऑफिस में बैठे हों या ऑफिस में बैठे हुए होंगे, तो हम इस बात को कहेंगे कि सर फैसल, बाबर कहेगा कि सर फैसल विल बी सिटिंग इन दी ऑफिस। फिर हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट में तुम ये कहोगे कि कोई भी काम, अच्छा ये अपने टेंस अभी पढ़ा नहीं है, अच्छा इसको भी सुन लो और समझ लो। फ्यूचर परफेक्ट में ये होगा कि कोई भी काम किसी ख़ास वक्त तक हो चुका होगा। तारीफ इसकी है कि समथिंग विल हैव बीन डन, फिनिश्ड और कंप्लीटेड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। जैसे दे विल हैव कम, फॉर्मूला आसान है, हैव विल के साथ हैव और लाजमी तौर पर थर्ड फॉर्म लगाओगे। दे विल हैव कम बैक टिल 5 बजे तक वो लोग आ चुके होंगे। अच्छा यहाँ ये भी सुन लो कि टिल 5 और बाय 5 में क्या फ़र्क है। बाय 5 का मतलब है कि 5 बजे या उससे पहले भी मुमकिन है, लेकिन अगर टिल 5 कहते हो तो इसका मतलब है जब तक कि 5 नहीं बज जाते। हालांकि इन दोनों की कमबख्त उर्दू एक ही है, यानी कि 5 बजे तक, लेकिन जो बुनियादी फ़र्क है वो यही है। तो हाँ, बता ये रहा था कि अंटिल और टिल भी भाई एक ही बात है, इसमें भी कंफ्यूज मत होना। बाज़ लोग अंटिल कहते हैं, बाज़ लोग टिल कहते हैं, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। तो टिल संडे का मतलब है जब तक संडे ना आ जाए, और बाय संडे का मतलब संडे या उससे पहले। इसलिए बाज़ औक़ात अगर तुमने किसी को लेटर में लिख कर कहते हो कि भाई हम आपका जो बकाया जात हैं, वाजिबात हैं, वो हम अगले महीने की 10 तारीख़ तक जमा करवा देंगे, तो उस 10 तारीख़ तक जमा करवा देंगे। अगर तुम टिल 10th लिखते हो तो वो बेचारा डेफिनेटली ये समझेगा कि जब तक 10 नहीं आ जाती जब तक तो पैसे ही नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर तुम वहाँ लिखते हो कि वी विल रिटर्न योर रिमेनिंग अमाउंट बाय द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो उसको उम्मीद बन जाएगी कि हो सकता है इसने क्योंकि बाय लगाया है तो हो सकता है कि 10 या उससे पहले भी मुमकिन है। तो ये बड़ा बुनियादी फ़र्क है, इसको जहन में रखना। अच्छा, जैसे 7 बजे तक हम लोग वापस आ चुके होंगे। अब उमूमन 7 बजे तक का मतलब ये होता है कि हम टिल की सेंस में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं बाय की। अब तुम जिस चीज़ को उर्दू के मुताबिक समझोगे, अगर तुम समझते हो कि 7 बजे तक से मुराद ये है कि जब तक 7 नहीं बजेंगे अब तक ऐसा होगा ही नहीं, तो तुम कहो कि वी विल हैव कम बैक टिल 7। लेकिन अगर तुम्हें उम्मीद है कि तुम 7 बजे से पहले भी आ सकते हो और 7 भी बज सकते हैं, तो उस वक्त सिक्योर कहना ये होगा कि बाय इस्तेमाल करो। तो फिर कहोगे वी विल हैव कम बैक बाय 7 अगले साल तक। अच्छा, हम जैसे पाकिस्तानी मंसूबों के बारे में बात करें, लाइक गवर्नमेंट जैसे कहती है कि भाई इस साल के अख्ताम तक जो है वो पुल जो है वो हम तामीर कर चुके होंगे, तो गवर्नमेंट के मामलात में तो बाय लगाना फजूल है, क्योंकि उससे उम्मीद नहीं की जा सकती है कि जो वक्त वो बता रहे हैं उससे पहले भी मुमकिन है कि हमारे काम वक्त पे हो जाएं, तो बहुत बड़ी बात है, ताख़ीर उनमें अमूमन होती ही है। तो हम कहेंगे कि द गवर्नमेंट और द कंसर्न डिपार्टमेंट विल हैव बिल्ड और कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज बाय, नहीं बल्कि टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि
जो बिल्डर्स हैं वो इस साल के अख्ताम तक पुल तामीर कर चुके होंगे। जैसे कि 5 मिनट के बाद मेरी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो चुकी होगी या मैं रिकॉर्ड करना ख़त्म कर चुका हूँगा। आई विल हैव फिनिश्ड माई रिकॉर्डिंग आफ्टर 5 मिनट्स। ये तो तुमने पूरी रामलीला सुन ली कि सारे टेंसेस कैसे बनेंगे। अब ये देखो कि इनकी जो शफलिंग मैं करता हूँ, जिसमें तुम लोग मुंह लटका लटका के या हवा में तक के जवाब देते हो, उस चीज़ को पक्का करो। अब वो जिस तर्ज पे पूछता हूँ वो तर्ज सुनो। वो है स्टेट की। तुम लोग अटकते हो असल में स्टेट्स में। स्टेट्स में अब जैसे सिंपल कोई मिसाल ले लो छोटी सी, उसको घुमा दो चारों तरफ, चारों मतलब तीनों जगहों पर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। जैसे तुम अटके हुए हो, यू आर स्टक। तुम अटक जाते हो, यू गेट स्टक। तुम अटक रहे हो, यू आर गेटिंग स्टक। अच्छा, पहले मैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, यानी तीनों टेंसेस के शुरू के दो टेंसेस में शफलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तुम अटक रहे हो, यू आर गेटिंग स्टक। तुम अटके हुए नहीं हो, यू आंट स्टक। तुम अटकते नहीं हो, यू डोंट गेट स्टक। तुम अटक नहीं रहे हो, यू आंट गेटिंग स्टक। क्या तुम अटके हुए हो, आर यू स्टक। क्या तुम अटक जाते हो, डू यू गेट स्टक। क्या तुम अटक रहे हो, आर यू गेटिंग स्टक। क्या तुम अटके हुए नहीं हो, आंट यू स्टक। क्या तुम अटकते नहीं हो, डोंट यू गेट स्टक। क्या तुम अटक नहीं रहे हो, आंट यू गेटिंग स्टक। अब हम इसी बात को उठाकर पास में ले जा रहे हैं। यू वर स्टक, तुम अटके हुए थे। यू गॉट स्टक, तुम अटक गए थे। यू वर गेटिंग स्टक, तुम अटक रहे थे। तुम अटके हुए नहीं थे, यू वर्नट स्टक या यू वर नॉट स्टक। तुम अटक नहीं गए थे, यू डिडंट गेट स्टक। तुम अटक नहीं रहे थे, यू वर्नट गेटिंग स्टक। क्या तुम अटके हुए थे, वर यू स्टक। क्या तुम अटक गए थे, डिड यू गेट स्टक। क्या तुम अटक रहे थे, वर यू गेटिंग स्टक। क्या तुम अटके हुए नहीं थे, वर्नट यू स्टक। क्या तुम अटक नहीं गए थे, डिडंट यू गेट स्टक। क्या तुम अटक नहीं रहे थे, वर्नट यू गेटिंग स्टक। फ्यूचर सिंबल में ले जाओ। तुम अटके हुए होगे, यू विल बी स्टक। तुम अटक जाओगे, यू विल गेट स्टक। तुम अटक रहे होगे, यू विल बी गेटिंग स्टक। तुम अटके हुए नहीं होगे, यू वोंट बी स्टक। तुम अटकोगे नहीं, यू वोंट गेट स्टक। तुम अटक नहीं रहे होगे, यू वोंट बी गेटिंग स्टक। क्या तुम अटके हुए होगे, विल यू बी स्टक। क्या तुम अटक जाओगे, विल यू गेट स्टक। क्या तुम अटक रहे होगे, विल यू बी गेटिंग स्टक। क्या तुम अटके हुए नहीं होगे, वोंट यू बी स्टक। क्या तुम अटक नहीं जाओगे, वोंट यू गेट स्टक। क्या तुम अटक नहीं रहे होगे, वोंट यू बी गेटिंग स्टक। ये थे तमाम प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। अब हम इसके बाद परफेक्ट टेंसेस में देखें। तुम अटक गए हो, यू हैव गॉट स्टक। तुम 2 घंटे से अटके हुए हो, यू हैव बीन स्टक फॉर 2 आवर्स। याद रहे कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इन 5 टेंसेज में 2 तरह की स्टेट बन रही हैं। सिंपल में चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। परफेक्ट में चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो। फ्यूचर का नहीं, भी फिलहाल उसको छोड़ो, अभी पढ़ा है नहीं, फिर खामा कहीं जो पढ़ ले वो भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या कहा ये कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, ये 5 टेंसेज हैं जिसमें 2 तरह के जुमले बन रहे हैं स्टेट के अंदर। एक एग्जिस्टिंग स्टेट का और एक चेंजिंग का। तुम थक गए हो, यू हैव गॉट टायर्ड, या यू हैव गॉट स्टक। तुम, हाँ इसी की बात कर रहा था मैं, स्टक की। तुम अटक गए हो, यू हैव गॉट स्टक। और तुम अटके हुए हो 2 घंटे से, तो यू हैव बीन स्टक फॉर 2 आवर्स। अच्छा, फिर तुम अटक नहीं गए हो, यू हैवंट गॉट स्टक। तुम 2 घंटे से नहीं अटके हुए हो, यू हैवंट बीन स्टक फॉर 2 आवर्स। क्या तुम अटक गए हो, हैव यू गॉट स्टक। क्या तुम 2 घंटे से अटके हुए हो, हैव यू बीन स्टक फॉर 2 आवर्स। क्या तुम अटके हुए नहीं हो, या सॉरी, क्या तुम अटक नहीं गए हो, हैवंट यू गॉट स्टक। क्या तुम 2 घंटे से नहीं अटके हुए हो, हैवंट यू बीन स्टक फॉर 2 आवर्स। ये तो बीन थी जो तुमने बजाई खूब,
अब तुम लगाओ हैड, इसमें भी कंफ्यूज होते हो। जैसे तुम्हारे पास 2 घंटे से मोबाइल है, यू हैव हैड मोबाइल फॉर 2 आवर्स, नहीं है तो यू हैवंट हैड मोबाइल फॉर 2 आवर्स। क्या तुम्हारे पास 2 घंटे से मोबाइल है? हैव यू हैड मोबाइल फॉर 2 आवर्स? क्या तुम्हारे पास 2 घंटे से मोबाइल नहीं है? हैवंट यू हैड मोबाइल फॉर 2 आवर्स? अच्छा जाओ तो सवाल बना लो कि हाउ लॉन्ग हैव यू हैड मोबाइल, आपके पास कब से मोबाइल है। या हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इल, आप कब से बीमार हैं। या हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस कार, आपके पास ये गाड़ी कब से है। अच्छा हम तो बेसिकली स्टक को बना रहे हैं ना, जैसे तुम अच्छा अगर पास्ट परफेक्ट में बनाएं कि तुम 2 घंटे से अटके हुए हो, प्रेजेंट परफेक्ट में पहले बनाएं यू हैव बीन स्टक फॉर 2 आवर्स, और मैं कहूँ कि तुम 2 घंटे से अटके हुए थे तो यू हैड बीन स्टक फॉर 2 आवर्स। तुम कब से अटके हुए हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टक। तुम कब से अटके हुए थे, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्टक। अच्छा जब पास्ट में जब जाओ, अच्छा फ्यूचर में भी जैसे तुम अटके हुए होगे यू विल बी स्टक, और तुम अटक जाओगे यू विल गेट स्टक, अटक रहे होगे यू विल बी गेटिंग स्टक। अब बिलखुसूस जहाँ गलतियाँ तुम लोग सबसे ज़्यादा करते हो जो मैंने जज किया है वो है पास्ट में, जब कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे तुम्हारे आने से पहले मैं अटका हुआ था, बिफोर यू केम आई हैड बीन स्टक, और तुम्हारे आने से पहले मैं अटक गया था, बिफोर यू केम आई हैड गॉट स्टक। ज़ाहिर अटक गया था तो चेंजिंग थी तो गॉट लगा दिया। तुम्हारे आने से पहले मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी बिफोर यू केम, और तुम्हारे आने से पहले मेरे पास पैसे आ गए थे, आई हैड गॉट मनी बिफोर यू केम। तुम्हारे आने से पहले मेरे पास कब से पैसे थे, हाउ लॉन्ग हैड आई हैड मनी बिफोर यू केम, और तुम्हारे आने से पहले मैं कब से परेशान था, सो हाउ लॉन्ग हैड आई बीन वरीड बिफोर यू केम। अब इसी को रेफरेंस बना के पास्ट परफेक्ट के अलावा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में ले जाओ, क्योंकि उसके भी जुमले ऐसे ही बनते हैं कि उसमें पास्ट सिंबल को कंपाउंड सेंटेंसेज में यानी कि रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी पास्ट सिंपल के साथ पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के साथ पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आता है ना, तो हम उन्हीं कॉम्बिनेशंस में ज़्यादा जुमले बनाते हैं, क्योंकि यहीं तुम लोग मिस्टेक ज़्यादा करते हो। आपके आने से पहले मैं सो रहा था, बिफोर यू केम, या मैं आपके आने से पहले अटक रहा था, बिफोर यू केम आई हैड बिन गेटिंग स्टक। आपके आने से पहले मैं अटका हुआ था, आई हैड बीन स्टक बिफोर यू केम। आपके आने से पहले मैं अटक गया था, तो मैं कहूँगा आई हैड गॉट स्टक बिफोर यू केम। देखो कितनी छोटी सी बात है, आने से पहले अटका हुआ था तो आई हैड बीन स्टक, आने से पहले अटक गया था तो आई हैड गॉट स्टक, आने से पहले अटक रहा था तो आई हैड बीन गेटिंग स्टक। तो ये 3 वजह के जुमले हैं जो पास्ट सिंपल के रेफरेंस को लेकर इस तरह से कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। अब इसी बुनियाद पर और 2 एक एग्जाम्पल बना लो कि 12 बजे से पहले बाजार बंद था, मार्केट हैड बिन क्लोज्ड बिफोर 12। 12 से पहले बाजार बंद हो गया था, अब चेंजिंग है तो गॉट लगाओगे, द मार्केट हैड गॉट क्लोज्ड बिफोर 12। अब 12 से पहले लोग दुकानें बंद कर रहे थे, बिफोर 12 पीपल हैड बिन क्लोजिंग देयर शॉप्स। ये पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। अच्छा इसी तरह से आपके आने से पहले मिसाल के तौर पर अगर कहते हैं कि आपके आने से पहले मैं मुतमईन था, आई हैड बीन सेटिस्फाइड बिफोर यू केम। आपके आने से पहले मैं मुतमईन हो गया था, तो आई हैड गॉट सेटिस्फाइड बिफोर यू केम। आपके आने से पहले मैं मुतमईन हो रहा था, अब ये कंटिन्यूड है तो ज़ाहिर है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, तो आई हैड बीन गेटिंग सेटिस्फाइड बिफोर यू केम।